वैसे मैं नागपुर से हूँ और आप पूरे देश भर से नागपुर में आए हैं। मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे देश में दो नीतियों के बारे में विशेष रूप से चर्चा होती है। एक हमारी शिक्षा नीति और दूसरी हमारी आर्थिक नीति। अगर हमारे देश का भविष्य क्या होगा, तो अगर उज्जवल भविष्य अगर हमको निश्चित करना है तो हमारे शिक्षा के बारे में हमको बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। विशेष रूप से आज का समय देश में एक संक्रमित काल का समय है। 1947 के पहले हमारे देश में अनेक विचारधाराओं को लेकर कार्य करने वाले नेताओं की कमी नहीं थी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने आर्थिक रूप में रशिया का जो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट मॉडल था उसको स्वीकार किया और उसी समय जो शिक्षा नीति भी स्वीकार की वो कांग्रेस की उस प्रकार की विचारधारा से संबंधित थी। हमारे देश का इतिहास बहुत गौरवशाली है। अनेक स्वतंत्र संग्राम सैनिकों ने, अनेक नेताओं ने हमारे जीवन के लिए अपने खुद को समर्पित किया है और निश्चित रूप से उस समय अलग अलग प्रकार की विचारधारा भी थी कि जो देश के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहे थे और जो स्वाधीनता हमको मिली वो सभी लोगों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम था। पर दुर्भाग्यवश 47 के बाद विशेष रूप से हमारे जो शिक्षा नीति तय हुई उसका अंग्रेजी साम्राज्य का बहुत बड़ा प्रभाव था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में उस समय एक बहुत बड़ी बात कही हुई थी एक ब्रिटिश के नेता ने कि हम हिंदुस्तान के भविष्य में ऐसे नागरिक तैयार करेंगे जो शरीर से हिंदुस्तानी रहेंगे पर मन से वो पूरी तरह अंग्रेज होंगे। और धीरे धीरे उसके परिणाम भी हमको देखने के लिए मिले। हमारे इसमें से जो लोग सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर विश्वास रखते हैं, हमने इतिहास का पुनर्लेखन करके उस सच्चाई को और सत्य स्थिति को देश में लाने का प्रयास हमारे विचार परिवार में अनेक लोगों ने किया। जहाँ तक इसी समय काम करते समय जो आर्थिक आधार पर काम करने वाली जो तीन विचारधारा थी, इसमें से एक साम्यवाद, पूंजीवाद और लिबरल इकोनॉमी की बात करने वाली तीन विचार प्रवाह थे। 1947 में खुद को कम्युनिस्ट कहना ये लोग बड़े गौरवशाली महसूस करते थे, पर आज करीब 67-68 साल के बाद दुनिया में एक परिवर्तन हुआ है और इस परिवर्तन की भविष्यवाणी बहुत पहले हमारे राष्ट्रवादी चिंतक आदरणीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने की थी। और इसलिए आज दुनिया में ऐसा हुआ है कि जो कम्युनिस्ट विचारधारा थी, जो आर्थिक विचारधारा थी, वो तो समाप्ति की कगार पर खड़ी है। आपको कभी अगर अवसर मिलेगा तो हंगेरी नाम का एक छोटा सा यूरोप में देश है और बुडापेस्ट करके उसका एक राजधानी का शहर है और उस शहर में एक बहुत बड़ा गार्डन है और उस गार्डन में कार्ल मार्क्स से लेकर लेनिन तक जो कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रवक्ता रहे हैं उनकी जो प्रतिमाएं, क्योंकि हंगेरी कम्युनिस्ट देश था, उनकी जो प्रतिमाएं अनेक चौराहों पर खड़ी थी, उस प्रतिमा को लोगों ने तोड़ दिया है और एक गार्डन के कोने में उन सब प्रतिमाओं को रखकर उसका एक संग्रहालय बना है। स्वाभाविक रूप से रशिया अब कम्युनिस्ट नहीं रहा है, आर्थिक दृष्टि से रशिया भी बदल गया है और चाइना में जिनको जाने का मौका मिला है उनको तो ये बात साफ दिखने में आती कि लाल बावटे के अलावा कम्युनिस्ट विचारधारा कहीं दिखती नहीं। मैं जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तो हमारे पार्टी का डेलीगेशन चाइना में गया था और मुझे राष्ट्रपति से लेकर सभी प्रमुख नेताओं से मिलने का अवसर मिला और जब चर्चा हो रही थी तो जब मैं जिक्र कम्युनिस्ट विचारधारा का करता था तो उसके ऊपर साफ बात करने के लिए सभी लोग टाल रहे थे
अब तो कम्युनिस्ट देशों में चाइना ने यह निर्णय किया है कि अपना डिफेंस का सेक्टर 100% प्राइवेट सेक्टर के लिए उन्होंने खोल दिया है। आज चाइना की इकोनॉमी भी क्राइसिस में है, पर सच्चाई यह है कि कम्युनिस्ट विचारधारा चाइना और रशिया में ही समाप्ति के कगार पर खड़ी है और वो लोग नए विकल्पों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जो समाजवादी देश थे उनकी भी हालत लगभग ऐसी हुई है, और जो लिबरल इकोनॉमी की बात करने वाले अमेरिकन इकोनॉमिक थिंकिंग को लेकर और एक लिबरल लाइफ अप्रोच और एक सामाजिक दृष्टिकोण को लेकर मानवाधिकार की बात करके लिबरल इकोनॉमी की बात करने वाली जो अमेरिकन थॉट्स थे, जो विचारधाराएं थी, वो भी अब विश्व में मान्यता प्राप्त रही नहीं है। और इसलिए आर्थिक आधार पर तो ये विचारधाराएं अपना रिलेवेंस खोती जा रही है। और स्वाभाविक रूप से जो हमारे भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत के आधार पर हमारी विचारधारा है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर चल रही है और राष्ट्र के पुनर्निर्माण में गरीब आदमी को केंद्र बिंदु मानकर आर्थिक नीति बनाने की बात हमने जो की है, और सामाजिक दृष्टिकोण में कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म और भाषा से बड़ा नहीं होता, तो उसके गुणों से बड़ा होता है। मार्टिन लूथर किंग से लेकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तक, जिन्होंने जो सामाजिक विचार हमको दिए हैं कि व्यक्ति के साथ जात के आधार पर, पंथ के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और इसीलिए उसी सामाजिक विचार को, सोशल इक्वलिटी, सामाजिक न्याय और समता, ये हमारे विचार परिवार में कटिबद्धता के रूप में हमने उसको स्वीकार किया है। आर्थिक विचार में हमने जो विचारधारा रखी वो कृषि विकास और औद्योगिक विकास दोनों का संतुलन बनाकर रखी। आज हमारे देश में हम सबको पता है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जो है, कृषि विकास दर, वो मध्य प्रदेश में 23% है और गुजरात में ये दर 14% है, देश में 4% है, और हमारे महाराष्ट्र में जो प्रगतिशील राज्य है उसका माइनस चला गया। तो ग्रामीण और कृषि विकास के आधार पर भी हमने जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय का विचार था कि जो समाज में शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, उस व्यक्ति को केंद्र बिंदु मानकर हम समाज में समता, समरसता के आधार पर समाज के सर्वांगीण उन्नति की कल्पना करके कार्य करेंगे। छुआछूत, अस्पृश्यता और जातीयता को समूल नष्ट करेंगे और इकोनॉमी को ऐसा विकसित करेंगे कि जो उद्योगपतियों को मजबूत करने वाली नहीं होगी, तो इस देश में रोजगार की निर्मित करने वाली होगी। और रोजगार की निर्मित जो है वो केवल शहरों में नहीं होगी, तो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में, एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर में हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। मुझे ऐसा लगता है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास, जिसमें स्वाभाविक रूप से सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है, और अंत्योदय जो सोशल इकोनॉमिक थिंकिंग है, ये तीनों बातों को तो हमने सबने सामने रखा हुआ है। पर डॉक्टर हेडगेवार जी ने विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जब स्थापना की, तो उनके पीछे जो राष्ट्र के पुनर्निर्माण का जो विचार था, जिस विचार प्रवाह के साथ हमारी कटिबद्धता है, उस विचार प्रवाह के आधार को विकसित करके हमको भविष्य की नीति बनाना, ये हमारे देश के लिए जैसे आवश्यक है, वैसे हमारे विचारों की ताकत पूरे विश्व को दिशा दे सकती है। इतनी ताकत हमारे विचार में है। शायद भारतीय करके हमें इसका जितना आत्मविश्वास चाहिए वो कभी कभी नहीं दिखता। विशेष रूप से मैं जब इंग्लैंड में गया था तो पार्लियामेंट में भाषण करने का अवसर मुझे मिला, और भाषण समाप्त करने के बाद प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद मैं फॉरेन मिनिस्टर के कमरे में गया। मेरे साथ वसुंधरा राजे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री वो थी, और आज की शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी भी थी। तो वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने मुझे पूछा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। तब मैंने स्वाभाविक रूप से उनको कहा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी। और स्वाभाविक रूप से मैंने उनको उल्टा सवाल पूछा
कि आपके देश की सबसे बड़ी गंभीर समस्या कौन सी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे यूरोपियन देशों में, अमेरिका से लेकर पाश्चात्य देशों में एक समस्या के हम शिकार बने हुए हैं, और वो समस्या ये है कि हमारे यहाँ की लड़कियाँ शादी होने के पहले ही कुमारी माता बन जाती है, और सामाजिक व्यवस्था में इसका उपाय कैसे ढूंढे हमारे समझ में नहीं आ रहा है। और उन्होंने मुझे आगे प्रश्न पूछा कि जब आपका देश जब गरीब है, भूखमरी और बेरोजगारी से ग्रस्त है, तो आपके देश में ये समस्या नहीं है। तब मैंने कहा नहीं के बराबर है। तो उनको इस बात का आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने मुझे पूछा कि इसका कारण क्या है। तब मैंने उनको कहा कि हमारे देश की जो शिक्षा पद्धति है, जो जीवन पद्धति है, जो समाज पद्धति है, वो मूल्याधिष्ठित है। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम एंड वैल्यू बेस्ड फैमिली सिस्टम। और गुरु के साथ साथ घर के पिता और माता से जो संस्कार मिलते हैं, जो नैतिकता के आधार पर है, और जो मूल्याधिष्ठित संस्कार है जिसका उल्लेख आज जिनका हमने सत्कार किया, प्रोफेसर सहस्त्रबुद्धे जी का उल्लेख इन्होंने किया है। मैं जब संघ शिक्षा वर्ग में था तो उनका एक संघ भंडार में एक किताब मिलती, भारतीय जीवन मूल्य, बहुत अच्छी किताब है। और भारतीय संस्कृति और इतिहास और विरासत से जो जीवन मूल्य हमको मिले हैं, और आज जिनका हमने सत्कार किया, उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं इंदुमती ताई को जानता हूँ कि ये मूल्याधिष्ठित शिक्षा पद्धति पर उनका विशेष अध्ययन है, और शिशु मंदिर से लेकर ये जो मूल्याधिष्ठित संस्कार करने का कार्य इस देश में बड़े प्रमाण पर हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स, विचार परिवार के लोग कर रहे हैं। मुझे पता नहीं कि 5 लाख शिशु मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर है, कि अब 10 लाख हुए हैं, कितने एकल विद्यालय हैं, और ये कार्य बड़े प्रमाण पर हम लोग कर रहे हैं। और ये जो भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत से जो भारतीय जीवन पद्धति है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर कोई है तो आदरणीय स्वामी जी उपस्थित है। शेष का शिक्षण कैसे हो, शिक्षा कैसी हो, इसका मार्गदर्शन हमारे देश के इतिहास में जो स्वामी विवेकानंद जी ने किया है, उतना अच्छा और प्रखर मार्गदर्शन हमें कहीं उपलब्ध नहीं है। जब शिकागो में उनका भाषण हुआ था, तब उन्होंने ये कहा कि भारत में इसको सिखाने की जरूरत नहीं, सहिष्णुता, सर्वसमावेशकता, ये हमारा नैसर्गिक गुण है। और इसलिए हमारे देश के इतिहास में जो परधर्मीय जितने आए, वो हमारे बन के रहे, पर देश को जो धोखा है वो कट्टरता के वाद से है, फंडामेंटलिस्ट थिंकिंग से है। स्वामी जी ने कहा था कि मैं कभी आपको ये कहने के लिए नहीं आया हूं कि मेरा ईश्वर श्रेष्ठ है, मैं आपको ये कहने के लिए आया हूं कि आप धर्म परिषद में जो उनका भाषण है, मैं आपको ये कहने के लिए कि आप सबका भी ईश्वर श्रेष्ठ है। जो संस्कृत में एक सुभाषित है कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। हमारे एक मराठी कवि ने इसका सुंदर अनुवाद किया है कि पडे खालती जे नभातु न पाणी, जसे सागरा तेच मिळून जाई, नमस्कार कोण्याही देवा सकेला परी शेवटी तो पोहोचतो केशवा। तो अन्य धर्मों के बारे में हमने सम्मान किया, हम संकुचित नहीं है। हमारा धर्म श्रेष्ठ है हमने कभी कहा नहीं है, हमारा भगवान श्रेष्ठ है हमने कहीं नहीं कहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास जो हमारे प्रेरणा स्रोत है, कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन तो हमारे लिए माता पिता से भी ज्यादा है। शिवाजी महाराज हमारे आदर्श है, और उनके पूरे जीवन में उन्होंने अपने सैनिकों को कहा था कि परस्त्री माता समान है, याद रखना उसका अपमान कभी नहीं होना चाहिए। कभी कोई मंदिर, कोई मस्जिद उन्होंने तोड़ी नहीं। हिंदू राजाओं की विशेषता रही है कि कोई मस्जिद तोड़ने का इतिहास 4 साल में कहीं नहीं हुआ। और जो आतंकवादी और आक्रामक और संकुचित और फंडामेंटलिस्ट और बहुत सी बातें हैं जो चलते हैं, उन्होंने कहा कि हम श्रेष्ठ हैं, बाकी को खत्म करो, मंदिरों को तोड़ दो। और ये जो इसके कारण दुनिया में अब एक प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ, ये जो फंडामेंटलिस्ट है उनके खिलाफ, जो प्रोग्रेसिव और जो लिबरल और जो अच्छे लोग हैं, उनके मन में एक बहुत बड़ा एक चिंता का वातावरण है।
जब मोदी जी अमेरिकन राष्ट्रपति को मिले तो वो भी कहते हैं। अच्छा, ये केवल नॉन मुस्लिम राष्ट्रों में नहीं है। मैं ईरान में गया था, तो मैं ईरान में इजिप्ट में गया था, सुएज कैनाल का उद्घाटन था, तो कर्सी विजिट करके मैं इजिप्ट के राष्ट्रपति जी को मिलने के लिए गया। तो एम्बेसडर ने कहा कि 2 मिनट में गुच्छे लेकर कर्सी विजिट करके आप आइए और प्रधानमंत्री का एक निमंत्रण भी दीजिए, क्योंकि सभी राष्ट्र के प्रमुख उस दिन कैरो में आए थे, उनके पास समय की कमी है। और जब मैं उनको मिला तो उन्होंने मुझे बिठा लिया और वो मुझे 35 मिनट मेरी बातचीत हुई और उन्होंने मुझे कहा कि आतंकवाद के खिलाफ, ये जो फंडामेंटलिस्ट इनके खिलाफ भारत कैसे संघर्ष करा ये मैं जानता हूँ। और अभी मोदी जी जब ये उज्बेकिस्तान में जितने स्थान है जो रशिया के साथ हमारे इधर लगे हुए हैं, वहाँ गए तो सभी वहाँ के मुस्लिम शासकों को चिंता है कि हमारा जो प्रोग्रेसिव थिंकिंग है, जो मानवता की और विश्व के कल्याण की तरफ ले जाने वाला है, उसमें ये जो शरारती तत्व है, जो आतंकवाद का आधार लेकर जो अनेक देशों में जाकर निरपराध लोगों की हत्याएं करते हैं और बंदूक के आधार पर अपने धर्म का प्रसार करने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसका प्रतिकार कैसे करना। और मुझे लगता है कि विवेकानंद जी ने जो कहा वो हमारी भारतीय संस्कृति इतिहास विरासत का प्रतीक है, पर जो ताई ने कहा वो सच है। अभी का समय संक्रमित काल का समय है और जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। वैसे विवेकानंद जी से लेकर और डॉक्टर हेडगेवार तक हम जिस भारतीय संस्कृति और इतिहास और विरासत के आधार पर जा रहे हैं, उसको कहीं भी हमने धर्म कहा तो जैसे कहा कि सब लोग उठ के खड़े होते, तुरंत ब्रेकिंग न्यूज लगा के 2 रात ठोकने का काम चालू करते हैं। क्योंकि ये जो लेफ्टिस्ट मानसिकता की एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है, जो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से ट्रेन होकर दिल्ली, मैं तो इनको बहुत फटते रहता हूँ, वो कुछ एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है। उन्होंने तय किया कि सांस्कृतिक राष्ट्रवादी है, उनको ठोको। उनको सहन ही नहीं हो रहा है कि राष्ट्रवाद के विचार के आधार पर सर्वसमावेशकता, सहिष्णुता का विषय लेकर, सभी धर्म का सबका साथ सबका विकास इस संकल्पना को लेकर और मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति और शिक्षा पद्धति के आधार पर ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, नॉलेज एज ए पावर और नॉलेज का कन्वर्शन वेल्थ में करके भविष्य की योजना तैयार करने वाले, जो इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी एंड ई गवर्नेंस का पुरस्कार करते हैं और इतिहास, संस्कृति और विरासत की बात लेकर दोनों के समन्वय से आगे जाना चाहते हैं, तो कुछ लोगों की कहानी ऐसी है कि सहने होत नहीं सांगता ही है। वो लोग लगातार अवसर देख रहे हैं। तो मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजी एंड कन्विक्शंस। ये संक्रमित काल में अपने विचारों को कायम रखकर हम अपने बेसिक बातों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करने की आवश्यकता नहीं है। केवल विवेकानंद जी की बातों को अगर हम देखते रहे और विवेकानंद जी ने कही हुई एक एक बात जो भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, भारत के हमारे विरासत, इसके आधार पर जो शिक्षा पद्धति का निर्माण है, वो अगर उस भाषा में रखकर अगर लोगों के सामने जाएंगे तो ये जो हमारी माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कुछ जगह बैठी है, जो कुछ भी कहा तो हमको, मैंने कल एक प्रेस में गया था, महिला पत्रकारों के मीट द प्रेस दिल्ली में 2 दिन पहले, तो मैंने हंसते हुए कहा कि मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बोला किस बात के लिए? मेरा मक्का मदीना में बहुत लोग मर गए, पर आपने अभी तक इसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है ये नहीं कहा। ये कितना बड़ा काम आपने किया। ये जो लोग हैं इनको सहन नहीं हो रहा है और आप चिंता मत करो, हम भी कैसे रगड़ना है अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस समय अपनी मूलभूत बात जो है शिक्षा क्षेत्र में, उसको रखकर राष्ट्र के पुनर्निर्माण का जो हमारा सपना है और जिसके लिए हमारे पीढ़ियों ने, हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन दिया, देश का लोकतंत्र बचाया, उसके लिए जीवन दिया, देश की इतिहास, संस्कृति, विरासत, उसके लिए उन्होंने समर्पण किया और अनेक देशभक्तों ने, क्रांतिकारकों ने यही किया है। मैं 2 दिन पहले मोदी जी से बात कर रहा था तो मुझे कह रहे थे महात्मा गांधी जी के
गाय पर जो विचार है वही अगर एक बार किए तो महात्मा गांधी जी के गाय पर कौन से विचार है? क्या महात्मा गांधी क्या सेक्युलरवादी के विरोध में थे क्या? पर छोटे छोटे विषयों को लेकर समाज को कैसे तोड़ना और जातिवाद का और सांप्रदायिकता का जहर घोल घोल के भगवा कर्ण करके चिल्लाना और इस शिक्षा क्षेत्र में एक विचित्र माहौल खड़ा कर देना, ये कुछ लोगों ने प्लान करके करने का तय किया है। हम उनके ट्रैक में ना फंसे, हम उनकी चिंता भी ना करें। जिस राष्ट्र के पुनर्निर्माण के विचार को लेकर हम चले हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि केशवानंद भारती के केस में जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज, तो विवेकानंद जी से लेकर डॉक्टर हेडगेवार जी तक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर आर्थिक नीति के बारे में, शिक्षा नीति के बारे में, समाजकारण के बारे में, राष्ट्रकारण के बारे में, और एक बात जरूर है, ये सब हमारा बेसिक है। और मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, इन दो शब्दों में फर्क है। हमको वेस्टर्नाइज नहीं बनना है और मॉडर्नाइज बनना है। मैं सपना देखता हूँ कि लिथियम आयन बैटरी का संशोधन हुआ। मैंने आगरा से हमारे साइंटिस्ट, स्पेस साइंटिस्ट को बुलाया और वहाँ 8 लाख करोड़ का हम इंपोर्ट कर रहे हैं। आप सैटेलाइट के लिए रॉकेट साइंस में अगर लिथियम आयन बैटरी का संशोधन करते हैं तो कार, बस और स्कूटर और बाइक के लिए क्यों नहीं संभव? तो उन्होंने कहा हमने सोचा ही नहीं है। तो हमारे ऑटोमोबाइल इंस्टीट्यूट के इंजीनियर्स को मिलकर 6 महीना काम किया और उन्होंने मुझे लिथियम आयन बैटरी मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया बनाकर दिखाई। और जो एक बस की कीमत 2.5 करोड़ रुपए है, वो लिथियम आयन बैटरी का बैकअप 55 लाख रुपए उसमें, मैं लंदन में उस बस में बैठा था, वो हमारे वैज्ञानिकों ने वो केवल 5 लाख रुपए में तैयार की। अब आने वाले 2 साल में आपकी स्कूटर, बाइक, कार सब इलेक्ट्रिक पर चलेगी। 80 रुपए का पेट्रोल, 60 रुपए का डीजल और 12 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी, और वो भी रात को 10 से 6 तक करेंगे तो वो 6 रुपए की होगी। तो आज हमारे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री, और इसलिए ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जिसमें ज्ञान, विज्ञान और तंत्र विज्ञान का भी साथ लेना होगा। और आज तो हमारे वर्ल्ड में हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो सिलिकॉन वैली में है, वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। बिल गेट मेरे घर पर दिल्ली में आए थे, उनकी पत्नी और तो बात करते करते वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान में कितने प्रतिभाशाली इंजीनियर हैं, और इसलिए हमारी प्रतिभा का ज्ञान, विज्ञान और तंत्र विज्ञान के साथ भी उसको जोड़ना, और इतिहास, संस्कृति और विरासत के आधार पर भारतीय विचारों के आधार पर मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति के साथ भी जोड़ना, और दोनों के समन्वय से विकसनशील अर्थव्यवस्था का और एक प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण करना, यही राष्ट्र का पुनर्निर्माण है। और मुझे लगता है कि विवेकानंद जी विश्वविद्यालय के कुलपति आए, मैं आपसे ज़्यादा क्या बोलूं। और मेरा विश्वास है कि विवेकानंद जी का विचार, विशेष रूप से शिक्षा क्षेत्र का विचार, उस विचार को वैसे का वैसे स्वीकार करके अगर हम अपनी शिक्षा पद्धति को विकसित करके आगे जाएंगे तो मुझे लगता है हिंदुस्तान विश्व की नंबर 1 की महाशक्ति बनेगा। इतनी ताकत हमारे। कभी कभी क्या होता है, लो इमेज क्राइम, हम अच्छा विचार करते समय कुछ हमारे ऐसे भी लोग निगेटिव विचार करते हैं, चुनाव लड़ना है तो हारेंगे तो क्या होगा, ऐसी बात करते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं। अब ये तो थोड़ा बहुत चलते रहता है। आत्मविश्वास और अहंकार, इन 2 शब्दों में अंतर है। और मेरा विश्वास है कि हमारी विचारधारा के आधार पर पूरा श्रद्धा रखकर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो राष्ट्र के पुनर्निर्माण का सपना हमने देखा है, उसी के आधार पर विश्व में हमारे इस मातृभूमि को हम दुनिया की नंबर 1 की शक्ति बना सकते हैं। और वो बनाने के लिए शिक्षा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा क्षेत्र में प्राध्यापकों को 6वां वेतन आयोग मिलना चाहिए, शिक्षकों के पगार मिलने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। बहुत से हमारे विधान परिषद में मैं था महाराष्ट्र में, तो शिक्षक आमदार केवल इसी में बोलते थे पगार बढ़ना चाहिए। तो मैंने एक दिन उनको कहा कि आप शिक्षा क्षेत्र से आए हो, तो कभी शिक्षा क्षेत्र कैसा होगा इसके ऊपर तो बोलो। कोई बोलता नहीं था, सब यही, इसके पदों को मंजूरी नहीं मिली, उसको पैसा नहीं मिला, इसकी ग्रांट दो, उसके पगार बढ़ाओ, इसके पदोन्नति करो। चौथा विषय नहीं। अनिरुद्ध जी विद्यार्थी परिषद में हमारे मार्गदर्शक थे, और विद्यार्थी परिषद में यह कहा जाता था, जिस पर कृति होती थी
कि विद्यार्थी, प्राध्यापक, प्राचार्य, शिक्षण संस्था और पालक एक परिवार है और हम सब लोग मिलकर शैक्षणिक परिवार के रूप में एक क्षेत्र के बारे में सोचें। और इसलिए राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ये ट्रेड यूनियन नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो इसके घटक है उनके अधिकारों का रक्षण करिए। जरूर अन्याय होता है तो आवाज उठाइए, पर केवल ये तनख्वाह और प्रमोशन के साथ सीमित न रहे। राष्ट्र के पुनर्निर्माण में, भविष्य के शिक्षा क्षेत्र में हमारे कंट्रीब्यूशन से भविष्य के नागरिकों को हम कैसे तैयार करें और ऐसे नागरिक तैयार करें कि जो हमारे देश को विश्व में प्रथम क्रमांक पर ले जाएंगे। और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि आप जैसे लोग जो हमारे जिस विचार को लेकर जा रहे हैं, निश्चित रूप में इसके बारे में निश्चित रूप से सोचेंगे। आने वाले इस कार्यकाल समय में आप सब लोगों के सहयोग से गुणात्मक परिवर्तन होगा, सामाजिक परिवर्तन होगा, आर्थिक परिवर्तन होगा, शैक्षणिक परिवर्तन होगा, नीतियों में बदलाव आएंगे और विवेकानंद जी के सपनों का जो भारत है, जो भारत विश्व की शक्ति बन सकता है, विवेकानंद जी ने कहा है, उनकी भविष्यवाणी है कि 18वीं सदी जो थी वो मुगल सल्तनत की थी, 19वीं सदी अंग्रेजों की थी, 20वीं सदी अमेरिका सुपर पावर बनी। ये भविष्यवाणी उन्होंने करके रखी कि जो 21वीं सदी आएगी वो हिंदुस्तान की है, भारत की। और ये सब विचारों के आधार पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, ज्ञान विज्ञान, तंत्र विज्ञान का नॉलेज का कन्वर्शन वेल्थ में करते हुए, आर्थिक नीतियों में भी बदल करते हुए और मूल्याधिष्ठित शिक्षा और जीवन पद्धति का आधार लेकर फिर ई गवर्नेंस हो, टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशन हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, उसको विकसित करके सर्वांगीण क्षेत्रों में राष्ट्र के पुनर्निर्माण का जो सपना है वो आप जैसे लोग भविष्य के पीढ़ी को कैसे संस्कार देंगे उसी के ऊपर उसका निर्भर करता है। मेरा विश्वास है कि आप और हम सब लोग मिलकर आने वाले समय में ये जो सपना था, जो विवेकानंद जी ने हमारे सामने रखा था, उस सपने को पूरा करने के लिए हम सब लोग पूरा प्रयास करेंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मुझे भी हवाई जहाज पकड़ना है और स्वामी जी को भी जाना है, उनको कलकत्ता जाना है, मुझे मुंबई जाना है। तो मैं स्वामी जी के हाथ जोड़कर मैं क्षमा मांगूंगा कि मुझे निकलना पड़ रहा है। मैं फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद।